हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रेबीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेबीज़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन, डायग्नोसिस, साइन सिम्टम, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, एवरीथिंग। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम रेबीज़ की तोड़ फाड़ एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रेबीज एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, पूरी दुनिया में पाया जाता है और इट मेनली अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीज़ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और ये डिजीज़ जो स्प्रेड होती है मोस्टली एनिमल बाइट से होती है। द डिजीज़ इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू एनिमल बाइट। डॉग जो होता है इसका मोस्ट कॉमन सोर्स होता है। डॉग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ह्यूमन रेबीज। जैसे कि अब इस दुनिया में जितने भी 100% केस पाए जाते मतलब इस दुनिया में जितने भी केस पाए जाते हैं 100 में से 90% केसेस जो होते हैं वो डॉग बाइट के होते हैं। इसलिए डॉग बाइट आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ह्यूमन रेबीज। रेबीज इज ऑलमोस्ट फैटल वंस सिम्टम्स अपीयर। रेबीज जो होता है वो हमेशा फैटल होता है। अगर एक बार इसका सिम्टम किसी की बॉडी में आ गया तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ ही हो जाएगी। अर्ली प्रिवेंशन से ही इसे स्टॉप किया जा सकता है, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर अर्ली प्रिवेंशन कर लिया, इंसान अवेयर है, उसने सारे प्रोफाइलैक्सिस लिए हैं तो वो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है रेबीज से, अदरवाइज नहीं। तो बात करते हैं डेफिनेशन की रेबीज क्या होता है। रेबीज इज अ वायरल डिजीज। रेबीज एक वायरल डिजीज है, वायरस से होती है, जो कॉज करती है एक्यूट एंसेफ्लाइटिस। एक्यूट एंसेफ्लाइटिस कॉज करती है ये रेबीज। एक्यूट एंसेफ्लाइटिस क्या होता है? एक्यूट एंसेफ्लाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है अ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल। वो डिजीज जो ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट होती है उसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, रेबीज हो गया, इबोला हो गया, प्लेग हो गया, और भी डिजीजेज हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। रेबीज इज वन ऑफ देम, इट इज़ जूनोटिक डिजीज। अब बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की। रेबीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट, रेबीज इज कॉज बाय रेबीज वायरस। रेबीज जो है एक रेबीज वायरस, रेबीज नाम के वायरस से होता है और ये वायरस बिलोंग करता है रेप्टोविरिडी फैमिली से। किससे? रेप्टोविरिडी फैमिली से। इसका जो जीनस होता है लीजा वायरस जीनस होता है। इस वायरस का जीनस लीजा वायरस होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेबीज इज एन आरएनए वायरस। रेबीज एक आरएनए वायरस है और ये बुलेट शेप का होता है। बुलेट शेप स्ट्रक्चर का ये वायरस होता है। बुलेट शेप का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा शेप का ये वायरस होता है, जैसे गन की बुलेट होती है वैसे शेप का ये वायरस होता है। अब हम बात करते हैं होस्ट और रिजर्वायर की। रेबीज का होस्ट क्या होता है और रिजर्वायर क्या होता है? क्या होगा? होस्ट का मतलब होता है कि होस्ट किसी चीज, जैसे कि होस्ट करने वाला। रिजर्वायर का मतलब होता है कैरी करना। रिजर्वायर का मतलब ही होता है कैरी करना। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल, रेबीज के केस में हम बात करें तो ऐसा एनिमल जिसके अंदर ये वायरस, कोई भी वायरस नेचुरली पाया जाता हो बिना उस साइन एंड सिम्टम शो किए। तो हम बेसिक कॉज के बारे में बात करें, मतलब कौन कौन से वायरस, कौन कौन से एनिमल हैं जो रेबीज कॉज करते हैं, तो मोस्टली वाइल्ड एनिमल और कुछ डोमेस्टिक एनिमल भी ये वायरस कॉज करते हैं। लाइक डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी, बैट, फॉक्स, बहुत ये सारे एनिमल जो है मोस्टली एनिमल रेबीज कॉज कर सकते हैं गाइस। तो आप ये अगर आपके क्वेश्चन में आए कौन कौन से एनिमल रेबीज कॉज कर सकते हैं, तो वाइल्ड एनिमल, कुछ डोमेस्टिक एनिमल, डॉग सबसे नंबर 1 पे आता है, कैट, मंकी, बैट, फॉक्स, वोल्फ, जकाल, काव, गोट, हॉर्स, इन सब से रेबीज वायरस हो सकता है अगर ये रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है तो। ऐसे हमेशा नहीं होता, हर जानवर से, हर डॉग, कैट, मंकी से रेबीज नहीं होता है। अगर वो खुद रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आपको रेबीज वायरस हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अब हम बात करते हैं कैसे हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये वायरस किसी एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइट ऑफ रेबिड इन्फेक्टेड एनिमल। रेबिड
इन्फेक्टेड एनिमल ने अगर किसी ह्यूमन को काट लिया तो ये रेबीज़ वायरस हो सकता है। स्क्रैच से भी ये वायरस हो सकता है। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा एंटर हो जाए बॉडी में तो उससे भी ये रेबीज़ वायरस हो सकता है। अब सलाइवा एंटर कैसे होगा? अगर कहीं ओपन वुंड है, कहीं कट है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो चुका है। मान लीजिए कोई डॉग है, वो इन्फेक्टेड है और आपका फेवरेट डॉग है, आपको पता नहीं है वो इन्फेक्टेड हो गया है, आपके गली का डॉग है और आप उससे प्यार करते हो रोज़, मतलब कि उसे खाना देते हो, और आपके हाथ में कोई वुंड है, उसने लिक कर दिया, मतलब चाट लिया आपके हाथ को, तो रेबीज़ इन्फेक्शन आपके हाथ के थ्रू आपकी बॉडी में, वुंड के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर हो जाएगा। तो ये होता है वुंड और कट के थ्रू एंटर होना। म्यूकस मेम्ब्रेन आई और माउथ के थ्रू भी ये एंटर हो सकता है, और बहुत कम ही ऐसा पाया जाता है कि और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के थ्रू भी एंटर हो जाए। ऐसा रेयर ही पाया जाता है, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में गाइस बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इंक्यूबेशन पीरियड रेबीज़ का क्या होता है। तो देखिए, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हाईली वेरिएबल होता है। हाईली वेरिएबल होता है इन अ मैन, यहाँ लिखा है, बट इन अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत वेरिएबल होता है। कॉमनली 3 to 8 वीक्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है कि जो वायरस है वो जो वायरस वुंड है, मतलब कि जो बाइट वुंड है जहाँ उससे एक्सपोजर हुआ है, वो ब्रेन से कितना दूर है। जितना ज़्यादा कम दूरी होगी उतना जल्दी वायरस ब्रेन तक पहुँचेगा और उतना ही कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा। आप इस बात को समझें क्लियरली कि मान लीजिए कि वायरस से इन्फेक्टेड डॉग से किसी को डॉग बाइट हुआ है, तो अगर उसके पैर में डॉग बाइट हुआ है, तो पैर में डॉग बाइट हुआ है तो पैर और ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो पैर से फिर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से होते होते हुए ब्रेन तक रेबीज़ को वायरस को पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा हो जाएगा उस केस में। बट अगर किसी को नेक में ही डॉग बाइट हुआ है या किसी एनिमल से एक्सपोजर हुआ है, वायरस का एक्सपोजर हुआ है, तो नेक से ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 2 से 3 दिन में ही उसको सिम्टम आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना क्लोज़र है बाइट, कितना क्लोज़र है ब्रेन से। जितना ज़्यादा क्लोज होगा ब्रेन से एक्सपोजर साइट, उतना ही कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा। एक चीज़ और है जिस पे ये डिपेंड करता है, वो है कि कितना गहरा वुंड है। जितना ज़्यादा डीप वुंड होगा उतना इजीली वो नर्व्स के थ्रू पहुंच जाएगा ब्रेन तक, और जितना गहरा वुंड होगा, डीप वुंड होगा, जितनी ज़्यादा बाइट होगी उतने ज़्यादा वायरस बॉडी में एंटर करेंगे, तो नंबर ऑफ़ वायरस पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो बहुत वेरिएबल होता है, वेरी करता है। और ऐसा कहते हैं कि रेबीज़ वायरस जो होता है वो 1 से 3 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से डेली ट्रेवल करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। 1 से 3, इसमें 1 लिखा है बट आप इसको समझें 1 से 3 सेंटीमीटर पर डे। 1 से 3 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से कोई भी रेबीज़ वायरस बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगती है पैथोफिजियोलॉजी, बट हम सिंपल तरीके से चलिए समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले तो वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, किसी भी बाइट से, वुंड से एंटर होता है। उसके बाद मसल टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। फिर पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। पेरिफेरल नर्व्स, आपको पता होगा कि मसल्स और नर्व्स के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, उसी जंक्शंस के थ्रू ये वायरस नर्व्स में एंटर करता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचता है। फिर एंसेफेलाइटिस कॉज करता है और डेथ कॉज करता है। देखिए, ये एक सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें बस सीधे से बताया गया है कि वुंड के थ्रू रेबीज़ वायरस एंटर करता है, मसल्स में मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। फिर पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, वहाँ पे जो नर्व्स होती है, इंट्रामस्कुलर जंक्शन होता है, उसी नर्व्स के थ्रू ये नर्व्स में एंटर करता है और
ट्रैवल करते हुए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचता है और इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है और डेथ कॉज करता है। तो चलिए बात करते हैं रेबीज के साइन एंड सिम्टम की, क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स किसी पर्सन के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अर्ली स्टेज सिम्टम क्या क्या होंगे। अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम क्या होंगे? फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है बाइट साइड पे, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, मतलब झुंझुनाहट और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। लेटर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हाइड्रोफोबिया, रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाइड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हमेशा याद रखिए। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है एंसेफ्लाइटिस होने की वजह से, जिसमें ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम आप जानते होंगे। ब्रेन स्टेम जो होता है वो सैलोइंग सेंटर को डैमेज करता है। ब्रेन एंसेफ्लाइटिस जो है वो सॉलोइंग ब्रीथिंग सेंटर्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। लेरेंजो फेरेंजियल स्पाज्म होता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ऐसे ही ब्रीथिंग सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे ही एयर पेशेंट के आसपास आती है तो उसे डर लगने लगता है, एरोफोबिया इसी कारण की वजह। ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारे सिम्टम आते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मसल स्पाज्म होने लगता है, पैरालिसिस हो जाता है, कोमा में पेशेंट जा सकता है। ये सब इंसेफ्लाइटिस की वजह से होता है, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम सभी जानते हैं अलग अलग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जैसे कि हाइपोथैलेमस है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम जो है वो सॉलिंग सेंटर, ब्रीथिंग सेंटर को कंट्रोल करता है। तो ये सारे जब डैमेज इंसेफ्लाइटिस हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है इन सभी ब्रेन के पार्ट में, तो इसलिए ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जिंदा पेशेंट के अंदर इसका कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है रेबीज़, क्योंकि नर्व्स की डिजीज़ है। तो जिंदा पेशेंट के अंदर रेबीज़ का डायग्नोसिस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है क्लिनिकल हिस्ट्री से ही मेनली इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अगर डॉग बाइट की हिस्ट्री है और ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो ये मान लिया जाता है, डायग्नोस कर लिया जाता है कि रेबीज़ है। सलाइवा टेस्ट किया जा सकता है, बट कन्फर्मेटेड स्किन बायोप्सी भी की जा सकती है, सीएसएफ एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि नर्व की डिजीज़ है, ये मोस्टली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। डेड बॉडी में, मतलब डेड पर्सन में पोस्टमार्टम के टाइम ही इसका कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस का डेथ के बाद होता है, डेथ के बाद। और इससे पहले कोई भी इसका कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, बस क्लिनिकल फीचर्स और प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम के से ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब कैसे, अगर किसी को डॉग बाइट हो जाए, अगर किसी को डॉग बाइट क्या कोई भी एनिमल बाइट हो जाए तो कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करें कि उस एरिया से दूर हो जाएं। सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करें फिर वुंड को क्लीन करें सोप और वाटर से। रनिंग वाटर में 3 से 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक आप वुंड को क्लीन करें। फिर ब्लीडिंग को कम करने के लिए डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें। फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अगर आपके पास है तो उसे अप्लाई करें और उसे कवर करें स्टराइल, किसी भी साफ़ कपड़े से, स्टराइल बैंडेज से आप उसे कवर करें। फिर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके चेकअप के लिए जाए, डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल कंसल्टेशन लें। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ही हमने बात की थी, रेबीज़ एक 100% प्रिवेंटेबल बट 100% फैटल डिजीज़ है, वन सिम्टम अपीयर्स। तो रेबीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसका कोई स्पेसिफिक क्योर रेबीज़ का नहीं है, नो स्पेसिफिक क्योर वंस रेबीज़ सिम्टम अपीयर। हमने पहले इसी बारे में बात कर ली है। ट्रीटमेंट बस वही सपोर्टिव पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव का मतलब कि अगर कोई इंसान डेथ करने वाला है, ये निश्चित हो चुका है उसकी डेथ होने वाली, बट उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेशन, मतलब उसके बेसिक जीवन जो चल रहा है, जो बचे हुए क्षण हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे पैलिएटिव केयर करते हैं। तो सपोर्टिव पैलिएटिव केयर दे सकते हैं पेशेंट को।
इंटेंसिव केयर दिया जा सकता है, अगर नीड हो तो आईसीयू में शिफ्ट किया जा सकता है। उसके पेन, एंजाइटी और मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स दिए जा सकते हैं। एयरवे, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को मेंटेन किया जा सकता है। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। अगर साइन एंड सिम्टम नहीं आए हैं और किसी ने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लिया है, सारे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है इसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, यही इसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन। रेबीज़ का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो रेबीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं मास डॉग वैक्सीनेशन से। जो डॉग स्ट्राई डॉग्स घूम रहे हैं उनका वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा एंटी रेबीज़ वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जाए। प्री एक्सपोजर वैक्सीन किया जाए। प्री एक्सपोजर वैक्सीन जो मेडिकल हेल्थ जैसे कि वेट पशु चिकित्सक होते हैं, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स पे जो भी एनिमल्स के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, उन सभी जो लोग पेट पालते हैं उन सभी को अपना वैक्सीनेशन प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। और जितने भी स्ट्राई एनिमल्स हैं, स्ट्राई एनिमल से दूर रहना चाहिए। जो जंगली जानवर हैं, जो पागल जानवर हैं, जो ऐसे ही गली में घूमते रहते हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और कम्युनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। मेडिकल हेल्प तुरंत से तुरंत, भले ही एक छोटा सा स्क्रैच हो या बाइट हो, लिक हो, कुछ भी हो, तुरंत से तुरंत मेडिकल हेल्प इमीडिएटली लेनी चाहिए। और जितने भी प्रोफाइलैक्सिस है, जितने भी नेसेसरी वैक्सीनेशन है, वो सब लेने चाहिए। तो अब चलिए समझ लेते हैं रेबीज़ के प्रिवेंशन के बारे में। रेबीज़ का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो रेबीज़ का प्रिवेंशन 2 तरीके से किया जा सकता है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एक-एक करके समझते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, प्री एक्सपोजर का मतलब होता है एक्सपोजर होने से पहले। एक्सपोजर होने से पहले जो हम ट्रीटमेंट प्रिवेंशन लेते हैं, जो वैक्सीन्स लगवाते हैं, उसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है एक्सपोजर होने के बाद। अगर किसी को रेबीज़ किसी को डॉग ने काट लिया या कोई रेबीज़ से प्रिवेंशन किसी एक्सपोजर होने के बाद कोई अपना एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवा रहा है, तो उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के तहत लगाया जाएगा। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्शन और मेजर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट और स्प्रेड ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्शन और मेजर्स जो प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ के स्प्रेड को, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करने वाले मेजर, उसके प्रोफाइलैक्सिस कहलाते हैं। तो चलिए एक-एक करके समझ लेते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का जो ड्यूरेशन होता है, वो इट प्रोटेक्ट्स लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स विद बूस्टर डोज इफ रिक्वायर्ड। जो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, ये सेवरल ईयर्स तक प्रोटेक्ट करता है। इसका बूस्टर डोज भी लगता है अगर ज़रूरत है तो। इसके शेड्यूल के बारे में समझते हैं। तो डे 0, डे 7, डे 21 और डे 28 भी कभी कभी लगता है। अगर कोई प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगवा रहा है तो पहले दिन 0 डोज लगेगा उसे, फिर 7वें दिन सेकेंड डोज लगेगी और फिर 21वें या 28वें दिन थर्ड डोज लगेगी। टोटल 3 डोज लगती हैं गाइस। और इसका रूट की बात कर लें तो रूट इसका IM भी लग सकता है और ID भी लग सकता है। IM लगेगा तो डेल्टॉइड मसल पे लगता है और ID तो इंट्राडर्मल लगता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में समझ लेते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होता है, ये जब किसी को डॉग बाइट हो जाती है, कोई भी जानवर की बाइट हो जाती है, कोई काट लेता है, तो उसके बाद जो वैक्सीन्स लगती हैं उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो ये रेबीज़ को प्रिवेंट करता है, उसे मतलब बचाने से। अगर कोई पागल कुत्ते ने काट लिया तो अगर उसने प्रोफाइलैक्सिस लिए तो उसे रेबीज़ नहीं होगा। इसके टाइम के बाद समझ लेते हैं कब कब ये कितनी डोजेज़ लगती हैं और कब कब लगती हैं। तो डे 0 लगता है, फिर डे 3 लगेगा, फिर डे 7, डे 14 और डे 28 भी लगता है इन सम केसेस। तो इसकी 4 या 5 डोजेज़ लगती हैं, 4 या 5 डोजेज़। डे 0 पहली डोज लगेगी, डे 3 दूसरी डोज लगेगी, डे 7 तीसरी डोज लगेगी, डे 14
चौथी डोज लगेगी। तो 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। आपने सुना होगा पहले 17-18 लगते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ 4 या 5 डोजेस लगती हैं। इसका रूट भी IM लग सकता है और ID लग सकता है। तो अब इसी के साथ हम लोगों ने रेबीज़ के बारे में सब कुछ समझ लिया, रेबीज़ क्या होगा, क्या होता है, कैसे फैलता है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रेबीज़ में हमने पहले ही समझ लिया है हमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम वही करेंगे, वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का टाइमली, उसे अगर साइन सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे, सीवियरिटी को मैनेज करेंगे, क्योंकि रेबीज़ अगर एक बार किसी को हो गया तो फैटल होगा ही। तो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव केयर ही देंगे, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे हम, ICU में शिफ्ट कर सकते हैं, ICU केयर दे सकते हैं, और पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और जो है पेलिएटिव केयर, बेसिकली पेलिएटिव केयर देते हैं ट्रीटमेंट में। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ स्पेसिफिक नहीं है और ना ही पूछा जाता है कभी। तो रेबीज़ के बारे में हमने समझा, रेबीज़ 100% फैटल है और 100% प्रिवेंटेबल भी है। अवेयरनेस से ही इससे जान को बचाया जा सकता है। थैंक यू।